हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं अमित पांडे स्वागत करता हूं आप सभी के आपके अपने यूट्यूब चैनल द नौकरी गुरु में। दोस्तों, आज बहुत दिन बाद पुनः से वीडियो बनाने का टाइम मिल रहा है, आप सभी के बीच आने का टाइम मिल रहा है। चलिए, बीच में कुछ प्रॉब्लम की वजह से वीडियो बीच में ब्रेक हो गई थी, वीडियो नहीं बनाया जा रहा था, लगभग 1-1.5 महीने हो गए होंगे। तो आज हम लोग शुरुआत करते हैं। देखिए, हम लोगों ने पढ़ा कहाँ तक था? क्रिया तक पढ़ा था। हम लोगों ने कहाँ तक पढ़ा था? क्रिया तक आप पढ़े थे हम लोग। आज हम लोग क्रिया में जो पार्ट 2 था उसमें हम लोग पढ़ चुके हैं क्रिया किसे कहते हैं। जो पहले तो पार्ट 1 में हमने आपको बताया था कि क्रिया कहते किसे हैं, ठीक है, क्रिया का निर्माण कैसे होता है। फिर हम लोगों ने पढ़ा था क्रिया के बारे में कि रचना या कर्म के आधार पर क्रिया के कितने भेद होते हैं। तो आज हम लोग ये नहीं, आपका इससे आगे पढ़ेंगे कि विस्तार की दृष्टि से क्रिया के कितने भेद होते हैं। देखिए, रचना या कर्म के आधार पर क्रिया के 2 भेद आपको बताई दिए गए हैं। आप उसको पार्ट 1 में देख सकते हैं। आज हम लोग पार्ट 2 पढ़ने वाले हैं। और दोस्तों, प्लीज़ चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर कर दीजिएगा अगर वीडियो पसंद आएगी। चलिए, आज हम लोग शुरुआत करते हैं क्रिया का पार्ट 2, जिसमें आज हम लोग पढ़ने वाले हैं विस्तार की दृष्टि से क्रिया के भेद। विस्तार की दृष्टि से क्रिया के भेद। देखिए, विस्तार की दृष्टि से क्रिया के जो भेद होते हैं वह कितने होते हैं? 6 होते हैं। विस्तार की दृष्टि से क्रिया के 6 भेद होते हैं। कितने होते हैं दोस्तों? 6 भेद होते हैं। विस्तार की दृष्टि से क्रिया के कितने भेद होते हैं? 6 भेद होते हैं। इसमें आपका पहला आता है सहायक क्रिया। फर्स्ट क्या आता है दोस्तों? सहायक क्रिया। सहायक क्रिया के बाद आपकी दूसरी क्रिया आती है दोस्तों, इसमें पूर्वकालिक क्रिया, क्रियार्थक क्रिया, पूर्वकालिक क्रिया, पूर्वकालिक क्रिया। तीसरी आती है आपकी क्रियार्थक क्रिया, क्रियार्थक क्रिया, क्रियार्थक क्रिया आती है। चौथी क्रिया आपकी इसमें है, क्रियार्थक क्रिया के बाद आपकी आती है अनेकार्थक क्रिया, अनेकार्थक क्रिया, अनेकार्थक क्रिया। पांचवी क्रिया आपकी आती है नंबर 5 पे। क्रियार्थक क्रिया के बाद आपकी अगली आ जाएगी नाम धातु क्रिया। क्या आ जाएगी? नाम धातु क्रिया, नाम धातु क्रिया, ठीक है। और नाम धातु क्रिया के बाद आपका नेक्स्ट नंबर आ जाएगा संयुक्त क्रिया, संयुक्त क्रिया। देखिए, ध्यान दीजिएगा, हम लोग यहाँ पर पढ़ने वाले हैं विस्तार के दृष्टि से जो क्रिया के भेद होते हैं वह कितने होते हैं? विस्तार की दृष्टि से जो क्रिया के भेद होते हैं वह 6 भेद होते हैं। पहला आपको बताया गया, पहला आपका है सहायक क्रिया, दूसरा है पूर्वकालिक क्रिया, तीसरा है दोस्तों क्रियार्थक क्रिया, चौथा है अनेकार्थक क्रिया, पांचवा है नाम धातु क्रिया और छठा आपका है सहायक क्रिया। तो दोस्तों, यहाँ पर आप सभी लोग ध्यान दीजिएगा। सबसे पहले हम लोग ये जानेंगे कि जो सहायक क्रिया होती है वह किसे कहते हैं, सहायक क्रिया क्या होती है। ध्यान दीजिएगा, सहायक क्रिया किसे कहते हैं? ऐसी क्रिया जो मुख्य क्रिया के साथ जुड़ करके, ऐसी क्रिया जो मुख्य क्रिया के साथ जुड़ करके वाक्य को सीधा, सरल एवं स्पष्ट बनाती है। ऐसी क्रिया जो मुख्य क्रिया के साथ जुड़ करके वाक्य को सीधा, सरल एवं स्पष्ट बनाती है वह कहलाती है क्या? सहायक क्रिया। क्या बनाती है? सीधा, सरल, स्पष्ट, सीधा, सरल एवं स्पष्ट, सीधा, सरल, स्पष्ट बनाती है क्या? उन सहायक क्रिया। वाक्य को, जैसे देखिए, कोई भी वाक्य हम यहाँ पर देखते हैं, जैसे कोई एग्जाम्पल के लिए दिया गया, वह पढ़ रहा, पढ़ रहा। अब अगर हम इतना सिर्फ लिख दें वह पढ़ रहा,
देखिए पढ़ना तो क्या हो गई, मुख्य क्रिया हो गई। पढ़ रहा, अगर यहाँ पर था लगा दें, रहा था, या पढ़ रहा है, जैसे वह पढ़ रहा है ना, वह सो रहा है, वह जा रहा है, वह जाएगा। तो सहायक क्रिया क्या होती हैं, ये वाक्य के साथ, वाक्य के अंत में जुड़ करके वाक्य को सीधा, सरल एवं स्पष्ट बनाती हैं। सहायक क्रिया वे क्रिया होती है, ऐसी क्रिया होती है जो वाक्य को सीधा, सरल एवं स्पष्ट बनाती है, और यह मुख्य क्रिया के साथ जुड़ती है। दोस्तों किसके साथ जुड़ती है, मुख्य क्रिया के साथ जुड़ करके वाक्य को सीधा, सरल एवं स्पष्ट बनाने का काम करती है सहायक क्रिया। दोस्तों इसके बाद हम लोग नेक्स्ट आगे बढ़ने वाले हैं, और आगे हम आप पढ़ेंगे क्या, आगे हम लोग पढ़ने वाले हैं पूर्वकालिक क्रिया। नेक्स्ट हम लोग क्या पढ़ेंगे, पूर्वकालिक क्रिया। एक चीज और इसमें समझ लीजिए, अगर मान लीजिए वह पढ़ है ना, वह पढ़, आगे अगर हम मुख्य क्रिया इसमें ना, सहायक क्रिया ना जोड़ें, मुख्य क्रिया तो पढ़ना है, लेकिन अगर सहायक क्रिया ना जोड़ें तो वाक्य सीधा, सरल, स्पष्ट नहीं बनेगा। तो आप क्या पढ़ोगे, वह पढ़, वह सो, वह जा, वह खा, वह पी। आगे भाई रहा था, रही थी, रहे थे, आया गया, खाया पिया, सोया, ये सब अगर आप नहीं लिखोगे तो आप कैसे कंप्लीटली बोल सकते हो कि ये आपका किस काल का है, या वाक्य जो है सरल है या अस्पष्ट है, ये आप पता नहीं कर सकते। इसलिए हम आप सहायक क्रिया का प्रयोग करते हैं। ठीक है, इसके बाद दोस्तों आगे हम लोग पढ़ने वाले हैं पूर्वकालिक क्रिया। पूर्वकालिक क्रिया किसे कहते हैं, ध्यान दीजिएगा। जब कर्ता, देखिए कार्य को करने वाले को हम आप कहते हैं कर्ता। जब कर्ता एक कार्य को समाप्त करके दूसरा कार्य प्रारंभ करे, जब कर्ता एक कार्य को समाप्त करके दूसरा कार्य प्रारंभ करे, तो जो पूर्व में समाप्त हुई क्रिया है वही कहलाती है पूर्वकालिक क्रिया कहलाती है। दोस्तों ध्यान दीजिएगा, कर्ता एक क्रिया को समाप्त करके दूसरी क्रिया प्रारंभ कर दे, और जो पूर्व में पहले समाप्त हुई क्रिया है वही कहलाती है क्या, पूर्वकालिक क्रिया कहलाती है। दोस्तों जैसे एग्जाम्पल के लिए आप लोग ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे एग्जाम्पल के लिए आप सभी लोग ध्यान दीजिएगा, पूर्वकालिक क्रिया का ध्यान दीजिएगा। वह भोजन करके सो गया, या वह उठकर चला गया। आप लिख सकते हैं वह भोजन करके चला गया, चला गया। ठीक है, वह भोजन करके चला गया। वह पढ़कर सो गया। नेक्स्ट एग्जाम्पल आप लिख सकते हैं, वह पढ़कर सो गया। यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर कर या करके आता है, यहाँ पर क्या आता है, कर या करके आता है पूर्वकालिक क्रिया में। ठीक है, पूर्वकालिक क्रिया में क्या आता है, कर या करके आता है। मतलब यहाँ पे आप ऐसे कह सकते हैं, देखिए यहाँ पर क्या कर रहा है कि पहले भोजन कर रहा है, वह क्या कर रहा है, भोजन कर रहा है, भोजन करके फिर चला जा रहा है, मतलब जाने का काम कर रहा है। तो यहाँ पर पूर्व में पहले समाप्त हुई क्रिया क्या है, पहले तो भोजन कर रहा है ना, भोजन करने के बाद जाने का काम कर रहा है। तो पहले जो पूर्व में समाप्त हुई क्रिया मतलब भोजन करके, ये आपका क्या हो जाएगा, पूर्वकालिक क्रिया हो जाएगी। जब कर्ता एक कार्य को समाप्त करके पुनः दूसरा कार्य प्रारंभ करता है तो पूर्व में समाप्त हुई क्रिया क्या कहलाती है, पूर्वकालिक क्रिया कहलाती है। ठीक है दोस्तों, इसके बाद नेक्स्ट हमारा नंबर है क्रियार्थक क्रिया। ठीक है, क्रियार्थक क्रिया कहते किसे हैं, क्रियार्थक क्रिया होती क्या है। दोस्तों ध्यान दीजिएगा, जब कोई क्रिया संज्ञा की भांति, जब कोई क्रिया संज्ञा की भांति व्यवहार में आती है तो वह कहलाती है क्रियार्थक क्रिया। सभी लोग दोस्तों ध्यान से देखिएगा, आज हम लोग इसको पढ़ने वाले हैं। क्रिया का जो पार्ट 2 है, विस्तार की दृष्टि से क्रिया के भेद। तो विस्तार की दृष्टि से जो क्रिया के भेद होते हैं वह आपके कितने होते हैं, ध्यान दीजिएगा, वह आपके मुख्य रूप से 6 होते हैं, जिसमें हम आप पढ़ चुके। पहला सहायक क्रिया, दूसरा पूर्वकालिक क्रिया, तीसरा हम लोग पढ़ रहे हैं क्रियार्थक क्रिया। ऐसी क्रिया जो संज्ञा की भांति व्यवहार में आती है वही कहलाती है क्रियार्थक क्रिया। ठीक है दोस्तों, क्या कहलाती है, क्रियार्थक क्रिया कहलाती है। अब यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, अगर हम लोग एग्जाम्पल इसका देखेंगे तो एग्जाम्पल अगर हम लोग इसमें देखना चाहें
कि दौड़ना स्वास्थ्य के लिए लाभदायक है, जैसे दौड़ना स्वास्थ्य के लिए लाभदायक है, स्वास्थ्य के लिए लाभदायक है। देखिए दोस्तों, यहां पर क्या कहा गया कि दौड़ना स्वास्थ्य के लिए लाभदायक होता है। देखिए, दौड़ना क्रिया भी है, लेकिन जब तुलनात्मक बोध होगा, तुलना अगर हम आप करते हैं, बताते हैं दौड़ना, खेलना, कूदना, तब ये सब दौड़ना यहाँ पर संज्ञा की तरह व्यवहार में पहले जब लिख दिया जाता है तो ये संज्ञा की तरह व्यवहार में आ जाती हैं। तो यहाँ पर कहा जा रहा है कि दौड़ना स्वास्थ्य के लिए लाभदायक है, तो यहाँ पर दौड़ना क्या हो जाएगी, संज्ञा। तो और जब कोई क्रिया संज्ञा की भांति व्यवहार में आने लगे, है ना, यहाँ पर कंपलसरी इसका कंपैरिजन, किसी से कंपैरिजन किया जा रहा है और बताया जा रहा है भैया दौड़ोगे तो आप स्वस्थ रहोगे, तो दौड़ना स्वास्थ्य के लिए जरूरी है। तो यहाँ पर ये जब कोई भी क्रिया, ये संज्ञा, यहाँ पर संज्ञा की तरह पहले बताया जा रहा है। देखिए, दौड़ने के बारे में बताया जा रहा है, अगर आप दौड़ेंगे तो स्वस्थ रहेंगे, है ना, और संज्ञा की तरह इसको व्यवहार में लाया जा रहा है, जबकि है क्या, ये क्रिया है ना, ये क्रिया है, तो इसलिए यहां पर क्या हो जाएगा, क्रियार्थक क्रिया हो जाएगा। अगला आप कह सकते हैं टहलना। टहलना मनुष्य के लिए लाभदायक होता है या आवश्यक होता है। टहलना मनुष्य के लिए लाभदायक होता है, दायक होता है। अब ये टहलना, ये है क्रिया, टहलना क्या है, क्रिया है, लेकिन यहाँ पर जो प्रयोग किया जा रहा है संज्ञा की तरह, संज्ञा की भांति व्यवहार में लाई जा रही है टहलना, इसलिए यहाँ पर क्या हो जाएगा, यहाँ पर आपका हो जाएगा क्रियार्थक क्रिया। ठीक है दोस्तों, उम्मीद करता हूँ यहाँ तक की बातें समझ में आई होंगी। अब इसके बाद हम लोग आगे बढ़ते हैं, इसके बाद देखते हैं अनेकार्थक क्रिया। देखिए ध्यान दीजिएगा, अनेकार्थक क्रिया, देखिए बहुत ही अच्छी तरीके से हम लोग पढ़ने वाले हैं इस क्रिया को। देखिए अगला आपको बताया जा रहा है कि क्रियार्थक क्रिया हो चुकी है, अनेकार्थक क्रिया हम लोग पढ़ने वाले हैं। अनेकार्थक क्रिया कहते किसे हैं दोस्तों, पहले ध्यान दीजिएगा। अनेकार्थक क्रिया वह क्रिया होती है कि जिसका अनेक अर्थों में प्रयोग किया जाता है। ऐसी क्रिया जो अनेक अर्थों में प्रयुक्त होती है वही कहलाती है अनेकार्थक क्रिया कहलाती है। दोस्तों ध्यान दीजिएगा, ऐसी क्रिया जो अनेक अर्थों में प्रयुक्त होती है वही कहलाती है अनेकार्थक क्रिया कहलाती है। अब यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, जैसे आप ये कह सकते हैं कि वह मार खाता है, वह क्या खाता है, मार खाता है। वह कसम खाता है, वह कसम खाता है, वह कसम खाता है। अब यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, वह मार खाता है, वह कसम खाता है, फिर अगला है वह मिठाई खाता है, वह मिठाई खाता है। ठीक है, वह मिठाई खाता है। अब यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर भी प्रयोग किया जा रहा है खाता है, यहाँ पर भी है कसम खाता है, यहाँ पर भी है मिठाई खाता है। देखिए यहाँ पर तीनों में खाता है का प्रयोग किया गया, और खाना क्या है, क्रिया है। खाना क्या है, क्रिया है। लेकिन यहाँ पर आप बताइए, मार खाना अलग बात हो गई, कसम खाना अलग हो गया, और मिठाई खाना अलग हो गया। तीनों का अलग अलग अर्थ है कि नहीं, इसलिए यहाँ पर कहा जाता है कि ऐसी क्रिया जो अनेक अर्थों में प्रयोग की जाती है वही कहलाती है वही कहलाती है अनेकार्थक क्रिया। सॉरी, ध्यान दीजिएगा, ऐसी क्रिया जिसका प्रयोग अनेक अर्थों में किया जाता है वही कहलाती है क्या, अनेकार्थक क्रिया कहलाती है। दोस्तों इसके बाद आपका अगला नेक्स्ट नंबर है नाम धातु क्रिया का। ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर अगला नंबर है आपका नाम धातु क्रिया। ठीक है, नाम धातु क्रिया किसे कहते हैं, पहले ये जान लीजिएगा। नाम धातु क्रिया कौन सी क्रिया होती है, ध्यान दीजिएगा, ऐसी क्रिया जो संज्ञा और विशेषण, यह क्रिया कैसे बनती है, संज्ञा और विशेषण के संयोग से बनती है। ऐसी क्रिया जो संज्ञा और विशेषण के
संयोग से बनती है वही कहलाती है नाम धातु क्रिया, वही कहलाती है नाम धातु क्रिया। ऐसी क्रिया जो संज्ञा और विशेषण के संयोग से बनती है वह कहलाती है नाम धातु क्रिया। और ध्यान दीजिएगा दोस्तों, यहाँ पर पॉइंट बना करके लिख सकते हैं आप कि यह क्रिया क्या होती है, मुहावरेदार होती है, मुहावरेदार होती है, मुहावरेदार होती है। यह क्रिया क्या होती है, मुहावरेदार होती है। ऐसी क्रिया जो संज्ञा और विशेषण के संयोग से बनती है वह क्या कहलाती है, नाम धातु क्रिया कहलाती। जैसे इसके एग्जाम्पल्स अगर हम आप देखेंगे, जैसे खून खौलना, खून खौलना। अब खून क्या है, संज्ञा है, खौलना क्या है, विशेषण है। तो खून खौलना एक क्रिया बन गई, दोनों मिल करके आपस में क्या बन गई, क्रिया बन गई, इसलिए यह कहलाती है क्या, नाम धातु क्रिया। ठीक है। लाठी मारना, अगला है लाठी मारना, लाठी मारना। अब लाठी क्या है, ध्यान दीजिएगा, लाठी संज्ञा है और मारना क्या है, क्रिया। तो संज्ञा और मारना क्या है, क्रिया। ठीक है। अच्छा, लाठी मारना यहाँ पर आपका संज्ञा और ये विशेषण हो जाए। मारना वैसे क्रिया है लेकिन यह मुहावरेदार जब प्रयुक्त होगी तो ये आपका विशेषण बन जा रही है, तो क्या हो जाएगा, विशेषण। आपका संज्ञा और विशेषण के सहयोग से मिल करके यह नाम धातु क्रिया बन रही है। ठीक है दोस्तों। अगला आप एग्जाम्पल यहां पर देख सकते हैं, दुखी होना, दुखी, दुखी होना। यह भी आपका क्या हो जाएगा, दुखी होना क्या हो जाएगा, यह नाम धातु क्रिया हो जाएगी। नाम धातु क्रिया ऐसी क्रिया होती हैं जो संज्ञा और विशेषण के संयोग से जिस क्रिया का निर्माण होता है वही आपकी क्या कहलाती है, नाम धातु क्रिया। दोस्तों इसके बाद आपका अगला नंबर है संयुक्त क्रिया। अगला नंबर है आपका संयुक्त क्रिया। यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, अगला हम लोग पढ़ने वाले हैं संयुक्त क्रिया। दो या दो से अधिक क्रियाओं के संयोग से, या ऐसे कह सकते हैं आप कि संयुक्त क्रिया वे क्रिया होती है जो दो या दो से अधिक धातुओं के संयोग से बनती है। संयुक्त क्रिया किसे कहते हैं, ऐसी क्रिया जो दो या दो से अधिक धातुओं के संयोग से बनती है। दो या दो से अधिक धातुओं के संयोग से, दो या दो से अधिक धातुओं के संयोग से जिस क्रिया का निर्माण होता है, जिस क्रिया का निर्माण होता है उसे हम आप क्या कहते हैं, संयुक्त क्रिया कहते हैं। दोस्तों अब यहाँ पर ध्यान देने वाली बात है, संयुक्त क्रिया जो होती है, संयुक्त क्रिया के 11 भेद होते हैं। हम आप आगे इसमें पढ़ने वाले हैं। दोस्तों इसका स्क्रीनशॉट आप लोग ले लीजिएगा। हम लोग पहला क्या लिखे थे, पहला लिखे थे विस्तार की दृष्टि से क्रिया के भेद, है ना, विस्तार की दृष्टि से क्रिया के, ये आपका दूसरा था। पहला आपका था, दूसरा पूर्वकालिक क्रिया हो गई। आपका पहला था सहायक क्रिया। फर्स्ट क्या थी, सहायक क्रिया, सहायक क्रिया। आप एक बार दोस्तों इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर मैं आगे बढ़ूँ। संयुक्त क्रिया के जो 11 भेद हैं आज हम लोग वो भी पढ़ेंगे, इसी वीडियो में पढ़ेंगे। दोस्तों देखिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है, क्रिया से क्वेश्चन जरूर आता है एग्जाम में। ठीक है, हमने संज्ञा को बता दिया था पूरा, सर्वनाम को बता दिया था, विशेषण को बता दिया, अभी विशेषण शायद नहीं बताया, अभी क्रिया हम लोग पढ़ने वाले हैं, फिर विशेषण पढ़ेंगे। तो चलिए मैं इसको इरेज कर देता हूं। दोस्तों ध्यान दीजिएगा, अभी हम लोग पढ़ने वाले हैं संयुक्त क्रिया के भेद, संयुक्त क्रिया के भेद। संयुक्त क्रिया के दोस्तों 11 भेद होते हैं। वो कौन कौन से होते हैं, देखिए हम लोग वैसे, वो क्रियाएं ऐसी होती हैं कि आप एक बार एग्जाम्पल्स पढ़ोगे, देखोगे तो आपको पहचान में आ जाएगा। चलिए हम लोग देखते हैं। संयुक्त क्रिया, नेक्स्ट हम लोग पढ़ने वाले हैं संयुक्त क्रिया के 11 भेद। ध्यान दीजिएगा दोस्तों, जो संयुक्त क्रिया के 11 भेद होते हैं वो कौन कौन से होते हैं, थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। यहाँ पर आपका सबसे पहले नंबर पे आपका संयुक्त क्रिया का आ जाएगा। देखिए
11 भेद कौन कौन से होते हैं? आरंभ बोधक क्रिया, आरंभ बोधक क्रिया, ठीक है, नाम से ही लगभग अर्थ क्लियर हो जाएगा, आरंभ बोधक क्रिया। दूसरा हम लोग पढ़ेंगे समाप्ति बोधक क्रिया, दूसरा हम लोग पढ़ेंगे समाप्ति बोधक क्रिया, समाप्ति बोधक क्रिया, ठीक है। तीसरा हम लोग पढ़ेंगे नित्यता बोधक क्रिया, नित्यता बोधक क्रिया, तीसरा हम लोग पढ़ेंगे नित्यता बोधक क्रिया, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट हम लोग दोस्तों पढ़ेंगे चौथा अवकाश बोधक क्रिया, अवकाश बोधक क्रिया। चौथा क्या पढ़ेंगे? अवकाश बोधक क्रिया, अवकाश बोधक क्रिया। पांचवी क्रिया आपकी हो जाएगी अनुमति बोधक क्रिया, अनुमति बोधक क्रिया, अनुमति बोधक क्रिया। पांचवी के बाद आपकी नेक्स्ट छठे नंबर की क्रिया आपकी हो जाती है दोस्तों, यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, एक एक आपका इंपॉर्टेंट है, आवश्यकता बोधक क्रिया, आवश्यकता, आवश्यकता बोधक क्रिया, आवश्यकता बोधक क्रिया। नेक्स्ट आपका है आवश्यकता बोधक क्रिया के बाद आपका नेक्स्ट जो दिया गया इच्छा बोधक क्रिया। नेक्स्ट क्या है? इच्छा बोधक क्रिया, इच्छा बोधक क्रिया, है ना। इसके बाद इच्छा बोधक क्रिया के बाद अगला है निश्चय बोधक क्रिया, निश्चय बोधक क्रिया, निश्चय बोधक क्रिया। ध्यान दीजिएगा, निश्चय बोधक क्रिया, निश्चय बोधक क्रिया। फिर 9वां नंबर है नेक्स्ट शक्ति बोधक क्रिया, शक्ति बोधक क्रिया, शक्ति बोधक क्रिया। फिर नेक्स्ट 10वां आपका है, 10वीं क्रिया है आपकी अभ्यास बोधक क्रिया, अभ्यास बोधक क्रिया, अभ्यास बोधक क्रिया, अभ्यास बोधक क्रिया। नेक्स्ट आपका है पुनरुक्त संयुक्त क्रिया, पुनरुक्त संयुक्त क्रिया, पुनरुक्त संयुक्त क्रिया। यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, आपके जो क्रिया के भेद हैं वो कितने हैं? क्रिया के 11 भेद हैं, जिसमें से आपका पहला दिया गया आरंभ बोधक क्रिया। दोस्तों एक एक करके हम लोग आप पढ़ते हैं, यहाँ पे एक एक करके देखते हैं। सबसे पहले आरंभ बोधक क्रिया है, तो यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, जहाँ पर किसी क्रिया के आरंभ होने का बोध होता है, जहाँ पर किसी कार्य के आरंभ होने का बोध होता है, उसे ही हम आप क्या कहते हैं? आरंभ बोधक क्रिया कहते हैं। जैसे वह पढ़ने लगा, जैसे आप कह सकते हैं वह पढ़ने लगा, वह पढ़ने लगा, वह चलने लगा, वह हंसने लगा, वह गाने लगा। तो ये आरंभ बोधक, जहाँ पर क्रिया के आरंभ होने का बोध होता है, उसे हम आप क्या कहते हैं? देखिए हिंदी में आपको पता है कि लगभग 70% आप इनके नाम से इनके अर्थ को बता सकते हैं, ठीक है। दूसरा है आपका समाप्ति बोधक क्रिया। समाप्ति बोधक क्रिया किसे कहते हैं? ध्यान दीजिएगा, इसमें किसी कार्य के समाप्त होने का बोध होता है, इसमें किसी कार्य के समाप्त होने का बोध होता है। जैसे वह पढ़ चुका है, वह जा चुका है, वह सो चुका है, ठीक है। यहाँ पर क्या हो रही है? क्रिया क्या हो रही है? समाप्त हो रही है, क्रिया समाप्त होने का बोध होता है। नेक्स्ट आपका है नित्यता बोधक क्रिया। ध्यान दीजिएगा, नित्यता बोधक क्रिया क्या होती है? इसमें किसी जो क्रिया होती है वह क्रिया की निरंतरता बनी रहती है ना। नित्यता बोधक क्रिया में क्या होता है? कार्य की या क्रिया की निरंतरता बनी होती है, कंटिन्यूटी बनी रहती है। अब यहाँ पर जैसे आप कह सकते हैं वह अभ्यास कर रही है, वह अभ्यास
अभ्यास कर रही है, अभ्यास कर रही है। ठीक है दोस्तों, वह गीत गा रही है। अच्छा, नेक्स्ट इसके बाद आपका अगला दिया गया है, नेक्स्ट है आपका अवकाश बोधक क्रिया। 4th नंबर पर है अवकाश बोधक क्रिया। इसमें अवकाश लेने का बोध होता है, इसमें अवकाश लेने का बोध होता है। जैसे आप ये कह सकते हैं, बड़ी कठिनाई से वह सो पाया, बड़ी कठिनाई से वह सो पाया, बड़ी कठिनाई से वह सो पाया, या बड़ी मुश्किल से वह उसे छुट्टी मिल पाई, बड़ी मुश्किल से उसे छुट्टी मिल पाई। नेक्स्ट हम लोग देखेंगे अनुमति बोधक क्रिया, है ना। अनुमति बोधक क्रिया में व्यक्ति के द्वारा या कर्ता के द्वारा अनुमति लेने का बोध होता है, व्यक्ति के द्वारा अनुमति लेने का बोध होता है, वही कहलाता है क्या, अनुमति बोधक क्रिया। जैसे मुझे जाने दो, जैसे मुझे जाने दो, मुझे गाने दो, जाने दो, मुझे गाने दो, मुझे सोने दो, मुझे खाने दो। ठीक है, ये और सारे एग्जांपल्स इसमें आ जाएंगे अनुमति बोधक क्रिया में। अनुमति बोधक क्रिया क्या होती है, जिसमें अनुमति लेने का बोध होता है, उसे ही हम आप क्या कहते हैं, अनुमति बोधक क्रिया कहते हैं। नेक्स्ट है आवश्यकता बोधक क्रिया। आवश्यकता बोधक क्रिया किसे कहते हैं, जिसमें कि व्यक्ति के द्वारा, इसमें जिस क्रिया के द्वारा व्यक्ति की आवश्यकता का बोध होता है, जिस क्रिया के द्वारा व्यक्ति की आवश्यकता का बोध होता है, उसे ही हम आप क्या कहते हैं, आवश्यकता बोधक क्रिया कहते हैं। जैसे इसमें व्यक्ति की आवश्यकता का बोध कराना चाहिए कि व्यक्ति को किस चीज की आवश्यकता है। जैसे तुम्हें पढ़ना चाहिए, तुम्हें पढ़ना चाहिए, तुम्हें भोजन करना चाहिए, तुम्हें टहलना चाहिए, है ना। इसमें हम लोग, इसमें क्या होता है, कर्ता की क्रिया, जो कर्ता होता है, कर्ता को इस बात का बोध कराया जाता है कि उसे क्या करना चाहिए, है ना। कर्ता को किस चीज की, कौन सी क्रिया की आवश्यकता है, इसमें वही आपको बताया जाता है। जैसे इसमें तुम्हें पढ़ना चाहिए, तुम्हें सोना चाहिए, तुम्हें हंसना चाहिए, तुम्हें गाना चाहिए। ठीक है, इसके बाद अगला नेक्स्ट है इच्छा बोधक क्रिया। इच्छा बोधक क्रिया किसे कहते हैं, ध्यान दीजिएगा। इसके माध्यम से इच्छा बोधक जो क्रिया होती है, उसमें क्या होता है कि जो कर्ता होता है या जो व्यक्ति होता है, वह अपनी इच्छाओं के बारे में बताता है ना। वह क्या करता है, अपनी इच्छाओं के बारे में बताता है। जैसे मैं पढ़ना चाहता हूँ, मैं पढ़ना चाहता हूँ। यहाँ पर व्यक्ति क्या है, व्यक्ति अपने बारे में बता रहा है कि मैं पढ़ना चाहता हूँ, अपनी इच्छा का बोध करा रहा है ना, उसकी इच्छा है, वह पढ़ना चाहता है। ठीक है, मैं खेलना चाहता हूँ, मैं पढ़ना चाहता हूँ, मैं हंसना चाहता हूँ। तो यहाँ पर व्यक्ति अपनी इच्छा को प्रकट करे, वही आपकी क्या कहलाती है, इच्छा बोधक क्रिया कहलाती है। नेक्स्ट आपका है निश्चय बोधक क्रिया। ध्यान दीजिएगा दोस्तों, नेक्स्ट आपकी है निश्चय बोधक क्रिया। निश्चय बोधक क्रिया किसे कहते हैं बताइए, जहां पर किसी कार्य की निश्चितता का बोध होता है, जहां पर किसी कार्य की निश्चितता का बोध होता है, वहां पर हम लोग क्या कहते हैं, उसे निश्चय बोधक क्रिया कहते हैं। जैसे यहाँ पर एग्जाम्पल के लिए हम आप देखेंगे, आपका बिल्ली छत से कूद पड़ी, बिल्ली छत से कूद पड़ी, बिल्ली छत से कूद पड़ी। तो यहाँ पर आप बताइए, यह व्यक्ति, बिल्ली के द्वारा जो क्रिया की जा रही, कूदने का काम जो हो रहा है, वह निश्चितता बताई जा रही है कि बिल्ली छत से कूद पड़ी, वह घर से निकल पड़ा, वह घर से निकल पड़ा। मतलब यहाँ पर आप जो है कार्य जो हो रहा है उसकी निश्चितता का बोध करा रहे हैं, वही निश्चय बोधक क्रिया कहलाती है। नेक्स्ट है शक्ति बोधक क्रिया। देखिए, जो शक्ति बोधक क्रिया होता है, इसके माध्यम से कर्ता अपनी शक्तियों का प्रदर्शन करता, अपनी शक्तियों के बारे में बताता है। जब कर्ता जिस क्रिया के माध्यम से, कर्ता जिस क्रिया के माध्यम से
अपनी कार्य क्षमता का बोध कराता है, अपनी कार्य शक्ति का बोध कराता है, उसे ही हम आप कहते हैं शक्ति बोधक क्रिया। जैसे मैं खेल सकता हूं, मैं गाड़ी चला सकता हूं, मैं पुस्तक पढ़ सकता हूं। ठीक है, तो यहां पर क्या हो जाएगा, शक्ति बोधक क्रिया। ठीक है, इसके बाद अगला है अभ्यास बोधक क्रिया। अभ्यास बोधक क्रिया किसे कहते हैं दोस्तों, ध्यान दीजिएगा। इसके माध्यम से कर्ता क्या करता है, क्रियाओं को बार बार निरंतर प्रैक्टिस करता रहता है। इसके माध्यम से कर्ता क्या करता है, क्रिया को बार बार करता रहता है, जिसमें यह पता चले कि कर्ता किसी कार्य को बार बार कर रहा है, उसे अभ्यास कर रहा है, जिसको हम आप कहते हैं अभ्यास करना। अभ्यास हम आप कैसे करते हैं, किसी भी चीज़ को जैसे पढ़ते हैं तो उसको बार बार पढ़ते हैं ताकि लर्न कर सकें, बार बार लिखते हैं, है ना, लिख करके फिर समझते हैं। तो यहाँ पर क्या होता है, अभ्यास बोधक क्रिया होती है। देखिए, जैसे वह आया जाया करता है, जैसे वह आया जाया करता है, वह पढ़ा करता है ना, वह पढ़ा करता है, वह गीत गाया करता है ना, वह पढ़ा करता है, वह पढ़ा करता है। मतलब कर्ता क्या कर रहा है, पढ़ने का काम पढ़ा करता है, मतलब लगभग वह मैक्सिमम टाइम अपना पढ़ाई पर दे रहा है, मतलब पढ़ाई के पीछे वह क्या कर रहा है, अभ्यास कर रहा है। दोस्तों आप लोग भी अभ्यास किया करिए, प्रैक्टिस किया करिए। इसके बाद आपका अगला है पुनरुक्त संयुक्त क्रिया। पुनरुक्त संयुक्त क्रिया, पुनरुक्त संयुक्त क्रिया किसे कहते हैं, दो या दो से अधिक, पुनरुक्त संयुक्त क्रिया दो या दो से अधिक धातुओं के संयोग से जो निर्मित क्रिया होती है उसे पुनरुक्त संयुक्त क्रिया कहते हैं। समान अर्थ वाली होती हैं, उसे ही हम आप कहते हैं पुनरुक्त संयुक्त क्रिया। जैसे पड़ोसियों के घर आया जाया करो, आप लोग मत जाइएगा, आप लोग पढ़ाई पे ध्यान दीजिएगा। पड़ोसियों के घर आया जाया करो, पड़ोसियों के घर आया जाया करो। ठीक है, पड़ोसियों के घर आया जाया करो। वह उछल कूद, अब देखिए आया जाया, चाहे आया कह सकते हैं चाहे जाया कह सकते हैं, तो बात एक ही, आया जाया मिल करके यह क्या कर रही है, समान अर्थ। इसमें बताया गया पुनरुक्त संयुक्त क्रिया में जब दो समान अर्थ वाली धातुओं, यहां पर देखिए दो समान अर्थ वाली धातु हैं कि नहीं है, जब दो समान अर्थ वाली धातु से जिस क्रिया का निर्माण होता है उसे हम आप क्या कहते हैं, पुनरुक्त संयुक्त क्रिया कहते हैं। ठीक है दोस्तों, उम्मीद करता हूं यहां पर आपको बातें समझ में आई होंगी। यहां तक था आपका क्रिया का पूरा। मैंने पार्ट 1 में देखिए आपको क्या क्या पढ़ाया था। पार्ट 1 में आपको बता दिया था क्रिया किसे कहते हैं, क्रिया कितने प्रकार की होती है ना, क्रिया का निर्माण किससे होता है, धातु के बारे में मैंने बता दिया, धातु के भेद बता दिया था। फिर इसके बाद आपको बताया गया था पार्ट 1 में रचना के आधार पर, जो रचना या कर्म के आधार पर क्रिया के कितने भेद होते हैं। आज हम लोगों ने क्या क्या पढ़ा दोस्तों, देखिए पार्ट 2 में हम लोगों ने पढ़ा विस्तार की दृष्टि से क्रिया के कितने भेद होते हैं, 6 भेद होते हैं, सबको मालूम है। 6 भेद कौन कौन से हैं ये भी हम आप देख चुके हैं। सबसे पहले है सहायक क्रिया, दूसरी है पूर्वकालिक क्रिया, तीसरी है नाम धातु क्रिया, चौथी है क्रियार्थक क्रिया, है ना, पांचवी है अनेकार्थक क्रिया, है ना। फिर इसके बाद आपकी छठी क्या है दोस्तों, संयुक्त क्रिया। छठी संयुक्त क्रिया बताई, नाम धातु क्रिया संयुक्त, और इसके बाद क्या बताई गई है, छठी क्रिया संयुक्त क्रिया। फिर इसके बाद संयुक्त क्रिया का बताया गया 11 भेद, और 11 भेद कौन कौन से, इसके बारे में हम लोगों ने विस्तार से चर्चा कर लिया है। दोस्तों अगर कहीं से भी कोई दिक्कत होगी तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा, और प्लीज़ आपसे रिक्वेस्ट है कि वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर कर दीजिएगा दोस्तों, ताकि आपके लिए कंटिन्यूटी मेहनत किया जा सके, लगातार किया जा सके। और चैनल आपको पता है द नौकरी गुरु के नाम से है दोस्तों, आप उसको ज़रूर सब्सक्राइब कर दीजिएगा, और वीडियो को प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब, शेयर कर दीजिएगा। ये आपके लिए पूरा फ्री ऑफ कास्ट का वीडियो है, पूरा फ्री ऑफ कास्ट का है, ना ही कोई आपसे चार्ज लिया जाएगा। बस वीडियो के लिए थोड़ी सी जो मेहनत की जाती है दोस्तों, उसके लिए आप वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर ज़रूर कर दीजिएगा दोस्तों। बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू।